हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बैंक। तो आज हम लोग झारखंड के नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने नदी की जानकारी छोटी बहुत दे दी थी। आज हम लोग झारखंड में दो प्रकार की नदियां होती है। एक नदी उत्तरवर्ती नदी होती है और एक नदी दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती होती है। ये मैंने बता चुका है इसके डिटेल, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन सी होती हैं और उसके बारे में हम लोग जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको जानेंगे। और दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में इस क्लास में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले झारखंड की उत्तरवर्ती नदी से। तो उत्तरवर्ती नदी का मतलब हुआ जो झारखंड के पहाड़ों से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है और जाकर वो गंगा में या गंगा की जो भी सहायक नदी है उसमें मिल जाती है। वैसी नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती नदी बोलते हैं झारखंड की। तो ये टोटल जो उत्तरवर्ती नदी है उसकी संख्या क्या है? 9 है। तो हम लोग इसमें से एक एक करके पहले सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो सोन नदी है। अब इस नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और ये नदी का मुहाना कहाँ है? मतलब कि यह नदी जो सोन नदी है वो जाकर कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे मिलती है? तो ये गंगा नदी में जाकर क्या होती है? मिल जाती है या गिर जाती है। इस नदी की कुल जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। जो कि इसका अपवा क्षेत्र की बात किया जाए, यानी कि ये कितने जगहों से बहती हुई जाती है, तो 9030 वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र माना जाता है। सोन नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो उसमें से एक हमारा यहाँ है उत्तर कोयल नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी का अर्थात है कि कोई नदी यहाँ से आ रही है और आगे इसमें जो भी नदी इसमें आकर मिलेगी तो वो उसकी सहायक नदी हो जाती है। तो सोन नदी में आकर जो कौन नदी मिलती है? तो उत्तर कोयल नदी मिलती है, और इसलिए इसको सोन नदी की सहायक नदी बोला जाता है। अब अपवा क्षेत्र की बात करें तो अपवा क्षेत्र हम लोग देखें कि 9030 वर्ग किलोमीटर अपवा क्षेत्र है। उसमें से यह पलामू और गढ़वा दो क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अब सोन नदी का उपनाम है सोनभद्र या हिरण्यवा। सोन नदी को हम लोग दो अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें से एक नाम है सोनभद्र और दूसरा नाम है हिरण्यवा। इसकी एक विशेषता यह है कि यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग सीमा से होकर बहती है। यानी कि झारखंड हमारा, मान लीजिए ये झारखंड का मैप अगर यहाँ हो तो इसका उत्तर पश्चिम जो सीमा है उधर से होकर ये बहेगी, क्योंकि यहाँ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो इसकी जो उत्तर पश्चिम सीमा जो है वो ये वाला एरिया होगा। तो इस भाग की सीमा से होकर ये सोन नदी जो है वो बहती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर कोयल नदी को। किस नदी को देखते हैं? तो जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। तो हम लोग उत्तर कोयल नदी को नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो जो उत्तर कोयल नदी है वो रांची पठार के मध्य भाग, यानी रांची पठार के बीच भाग से निकलती है, जिसे हम लोग पिस्का बोलते हैं। यानी कि उत्तर कोयल नदी जो है वो पिस्का के पास से निकलती है। और यह जो है कहाँ जाकर मिलती है? तो ये सोन नदी में जाकर मिलती है। इसलिए क्या मैंने बताया था कि सोन नदी जो है, मान लीजिए ये हमारी सोन नदी है, ये बह रही है, तो इसमें आकर जो है वो उत्तर कोयल नदी मिल जाती है। तो ये इसकी सहायक नदी कहलाती है। तो यानी कि सोन नदी जो है वो कहाँ आकर मिलती है? उत्तर कोयल नदी जो है वो कहाँ आकर मिलती है? तो सोन नदी में आकर मिलती है। अब उत्तर कोयल जो नदी है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर जो है ये बहती है। यानी कि इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। उत्तर कोयल की जो सहायक नदियां हैं उसमें से एक है औरंगा नदी, एक है अमानत और एक है बूढ़ा नदी।
ये तीनों नदियाँ जो है वो उत्तर कोयल की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि उत्तर कोयल में आकर मिलती है। अब इसके अपवा क्षेत्र की बात करें, यानी कि यह उत्तर कोयल झारखंड में किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो ये पहला गढ़वा से गुजरती है, दूसरा पलामू से, तीसरा लातेहार से। ये तीनों क्षेत्रों से उत्तरी कोयल नदी गुजरती है। नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट नदी क्या है। नेक्स्ट नदी का नाम है पुनपुन नदी। अब इस पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थान है, यानी कि यह जो निकलती है वो पलामू क्षेत्र से निकलती है, और पलामू क्षेत्र से निकलने के बाद यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ में एक है दारगा नदी, एक है मोरहर नदी। यानी कि पुनपुन जो है उसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक है दारगा, एक है मोरहर। और ये पुनपुन जो है वो कहाँ कहाँ से बहती है होकर, तो ये एक पुनपुन चतरा से बहती है, दूसरा औरंगाबाद से, तीसरा गया से और फिर पटना से। यानी कि झारखंड में ये सिर्फ चतरा से गुजरती है पुनपुन नदी। बाकी हम बात करें तो ये बिहार के औरंगाबाद, पटना और गया से गुजरती है। तो पूछा जाए अगर कि पुनपुन नदी जो है वो झारखंड में किस क्षेत्र से गुजरती है, तो वह आंसर हम लोग को क्या होगा, चतरा क्षेत्र से गुजरती है। पुनपुन नदी को हम कीकट नदी के नाम से भी जानते हैं और बमागधी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट नदी है वो है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी की बात करें तो फल्गु नदी का जो निकलने का स्थान है वो है हमारा छोटा नागपुर का उत्तरी भाग। यानी कि छोटा नागपुर जो हमारा, मान लीजिए छोटा नागपुर है, तो इसका जो उत्तरी भाग हुआ यानी कि नॉर्थ साइड जहाँ हुआ, वहाँ से फल्गु नदी है वो निकलती है और ये जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी की अगर सहायक नदी जो इसमें आकर मिलती है वो है निरंजना नदी, जिसको हम लोग लीला जन भी बोलते हैं, और एक है मोहना नदी। यानी कि दो नदियां आकर फल्गु में मिलती है, एक है निरंजना जिसे हम लोग लीला जन बोलते हैं और एक है मोहना। अगर इसका हम उपनाम की बात करें यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे हम लोग अंता सलीला नाम से भी जानते हैं। किसे, फल्गु को। हम लोग फल्गु नदी को अंता सलीला नाम से भी जानते हैं। इसकी एक खास विशेषता क्या है कि पितृपक्ष के समय, यानी कि जब हम लोग पितृपक्ष के समय स्नान और पिंडदान हेतु लोग यहाँ पे आते हैं। यानी कि जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जब लोग पिंडदान करते हैं, पितृपक्ष के लिए स्नान का समय होता है, तो उसके लिए जो है वो लोग इस नदी में आते हैं। किस नदी में आते हैं, तो फल्गु नदी में आते हैं। झारखंड की बात करें तो ये केवल उद्गम, झारखंड में केवल उद्गम अफवा मुख्यतः बिहार राज्य में है। यानी कि झारखंड में इसका केवल क्या है, उद्गम है। बाकी जो ये बहती है वो बिहार राज्य में बहती है, क्योंकि झारखंड में मात्र इसका उद्गम होता है। ये झारखंड में किसी भी क्षेत्र से होकर नहीं बहती है, बस इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग से होता है और ये जाके बिहार में चली जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सकरी नदी। अब सकरी नदी की बात करें तो सकरी नदी का जो उद्गम होता है, इसका भी उद्गम छोटा नागपुर का पठार से ही होता है। लेकिन इसके पहले जो हम लोग नदी पढ़े उसका क्या, छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग से होता था। इसका मुहाना की बात करें या सकरी नदी कहाँ मिलती है, तो ये गंगा का ताल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है क्यूल, दूसरा का नाम है मोरहर। और सकरी जो नदी है उसे हम लोग सुमागधी भी बोलते हैं, जिसका हम लोग को सुमागधी नाम से, ये रामायण में नाम है इसका सुमागधी। यानी कि रामायण में सुमागधी नाम से अगर कोई नदी का जिक्र है तो वह नदी है सकरी नदी। और इसकी खास विशेषता यह है कि ये मार्ग बदलने में बहुत ही फेमस है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा मार्ग को अपना बदलती है। ये एक सीधा डायरेक्शन में, एक होता है नदी की जो लंबे सीधे सीधे अपना जा रही है, लेकिन ये जो सकरी नदी है ये बहुत ही डायरेक्शन को चेंज करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चानन नदी को। चानन नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये चानन नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार से ये निकलता है और इसका मुहाना कहाँ है, सकरी नदी में जाकर ये मिल जाता है। यानी कि
सकरी नदी से क्या होता है, ये निकलता है। इसका मुहाना सकरी नदी में मिलता है जाकर, इसका मुहाना है सकरी नदी। अब इसे हम लोग पंचाने या पंचानन, चानन से हम लोग याद रख सकते हैं पंचाने या पंचानन, लास्ट में चानन आ रहा है, चाने आ रहा है, तो हम लोग पंचाने या पंचानन जो है वो इसी का नाम है, चानन नदी का ही। और इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बनती है। ये 5 धारा जब इसमें आकर मिलती है तब यह नदी बनती है, इसलिए इसे हम लोग पंचानन या पंचाने नाम से या चानन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नदी है बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ तो हमारा जलप्रपात है जो कि बूढ़ा नदी पे ही बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो है इसका उद्गम स्थल बोले तो लातेहार का महुआ टाड़ के जगह से ये निकलती है और जाकर ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी थी, मैंने बताया इससे पहले, उत्तरी कोयल जो थी वो सोन की सहायक नदी थी। और नेक्स्ट है अप्पा क्षेत्र बोले तो ये लातेहार में ही क्या होती है, बहती है। बूढ़ा नदी जो है वो लातेहार में ही बहती है, इसका अप्पा क्षेत्र है। इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी खास विशेषता है, और ये विशेषता जो है और मुहाना उद्गम ये से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो यह नदी जो है वो झारखंड में सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है उसको बनाती है। यानी कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो वो क्या है, वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और यह जो है किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो बूढ़ा नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरंगा नदी। नेक्स्ट क्या है, औरंगा नदी। तो औरंगा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। औरंगा नदी की बात करें तो औरंगा नदी लोहरदगा के किस्को शहर से निकलती है। और किस्को जो है, इससे एक और फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, किस्को से जो है वो कर्क रेखा भी झारखंड में गुजरती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस्को से भी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा और किससे किससे गुजरती है झारखंड में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आप लोगों को पहला क्लास लिया था तो मैं बताई हूँ इस चीज़ को। और इसका मुहाना की बात किया जाए तो ये झारखंड के उत्तर कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, औरंगा नदी। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक है घाघरी नदी, एक है गोवा नदी, एक है नाला नदी, एक है घघारी नदी, एक है सुकरी नदी। तो ये 5 नदियां जो है वो औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो गोवा से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये शहर का ही सिर्फ क्या है, गोवा एक जगह का ही नाम है। ये गोवा एक नदी भी है जो किसकी सहायक नदी है, औरंगा नदी की सहायक नदी है। इसका अपवा क्षेत्र की बात किया जाए कि किस किस क्षेत्र से ये होकर बहती है, तो ये लोहरदगा से, लातेहार से और पलामू से होकर बहती है। नेक्स्ट है अमानत नदी। औरंगा और अमानत में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अलग अलग है। अमानत नदी, अमानत नदी जो है वो निकलती है चतरा से और यह गिरती है कहाँ पे, उत्तरी कोयल में जाकर ये मिल जाती है। अब इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है जिजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि जो आकर इस नदी में मिल जाती है। अमानत नदी में ये सारी नदियां आकर मिलती है, इसलिए इसे सहायक नदियां इसकी बोला गया है। अब अपवा क्षेत्र की बात करें तो अमानत नदी जो है वह चतरा से भी गुजरती है, लातेहार से भी गुजरती है और पलामू से भी गुजरती है। तो ये जितनी भी नदियों को हमने अभी बताया आप लोगों को, ये सारी कैसी नदियाँ थी, ये सारी जो थी वो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती थी सारी नदियाँ, जिसे मैंने बताया। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी नदियों को उत्तर की ओर झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। एक हमारा क्या है, औरंगा है, फिर एक है अमानत, फिर है बूढ़ा नदी, फिर है चानन नदी, फिर है सकरी नदी, फिर है फल्गु नदी, फिर है हमारा पुनपुन नदी, फिर है उत्तरी कोयल नदी और उसके बाद क्या है, सोन नदी। तो ये हमारा 9 नदी जो है हम लोग देख लेते हैं कि 9 नदी में से एक सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी, ये जो है वो उत्तरवर्ती नदी है झारखंड की। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिणवर्ती जो नदी है झारखंड की, इसे हम लोग पूरबवर्ती भी बोलते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरब
की तरफ चाहे तो बहेगी, चाहे तो ये दक्षिण की ओर बहेगी, तो चाहे ये दक्षिण पूरब की ओर बहेगी। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पूरबवर्ती या दक्षिणवर्ती नदी बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है हम लोग का क्या, दामोदर नदी, जिसका तो नाम हर कोई सुने होंगे। और हम लोग उत्तरवर्ती जो नदी थी उसमें टोटल 9 नदियों को कवर किए, और इसमें दक्षिणवर्ती और या पूरबवर्ती भी बोलते हैं, इसमें हम लोग टोटल 13 नदी को देखेंगे। टोटल 13 नदी है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दामोदर जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो ये जो है वो लातेहार के टोरी एक जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर का पठार का ही पार्ट है। अब इसके मुहाना की बात कर लें तो ये कहाँ पे मिलती है, तो दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है और जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। और ये हुगली नदी हम लोग जानते हैं, जब भी हुगली नदी की बात होती है तो कलकत्ता का तो जिक्र आता ही है। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के निकट ही है जो हुगली नदी, वहीं पे जाकर दामोदर नदी जो है वो मिल जाती है। अब हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जो है सॉरी गाइज, कुल लंबाई जो है वो 592 किलोमीटर है, और इसी को हम मील में अगर नापें तो 368 मील होता है। लेकिन सिर्फ हम अगर इसे झारखंड में देखें तो झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर ही है। ये दामोदर की पूरी लंबाई हम लोग देखें तो 592 किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए कि झारखंड में सिर्फ दामोदर नदी की लंबाई क्या है, तो 290 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। इसका अफवाह क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर इसका अफवाह क्षेत्र है, और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। और दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यानी कि दामोदर नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो एक तो बराकर मिलती है, फिर बोकारो नदी मिलती है, कोनार नदी मिलती है, जमुनिया नदी मिलती है, कतरी नदी मिलती है, और भेड़ा नदी मिलती है। और इसका अफवाह क्षेत्र की बात करें, यानी कि ये किस किस जगह से गुजरती है झारखंड में, तो हम लोग देखेंगे हजारीबाग में भी मिल जाएगा इसका, गिरिडीह में, झारखंड के धनबाद में, बोकारो में, लातेहार, रांची, लोहरदगा, ये सभी जगहों से दामोदर नदी क्या है वो गुजरती है। दामोदर नदी को जो है वो 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग देव नदी भी बोलते हैं और बंगाल का शोक भी बोलते हैं। बंगाल का शोक इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कारण क्या होता है, दामोदर नदी के कारण ही बंगाल में क्या है, बहुत बार बाढ़ देखने के लिए मिल जाता है। अचानक किसी के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे वहाँ पे बहुत क्षति होता है लोगों को। इसलिए बंगाल के लिए ये शोक के जैसा, यानी कि कष्टदायी है, ये बहुत ही तकलीफ देता है। इसलिए बंगाल का शोक किसे बोला गया है, दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है वो रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर द्रोणी का निर्माण करती है। दामोदर नदी जो है वो रांची और हजारीबाग के पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी जो है उसका निर्माण भी करती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो निर्माण करती है, इसके आगे और क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो इसके आगे हम लोग देखें तो इसकी विशेषताओं को, तो धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें कौन ना आकर मिलती है, और जब दामोदर नदी धनबाद में जाता है तो इसमें जमुनिया नदी आकर इसमें मिल जाती है। दामोदर में पूर्व की ओर से, दामोदर जो है उसमें पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाला कतरी नदी मिलती है। अगर हम लोग दामोदर की बात करें तो धनबाद में अगर पूछा जाए कि दामोदर से कौन सी नदी आकर मिलती है, तो ये जमुनिया नदी आकर मिलती है। वही पूछा जाए कि दामोदर जो नदी है उसके पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली एक कतरी नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है, यानी कि बराकर नदी दामोदर में कब मिलती है, तो चिरकुंडा के पास ये मिलती है। झारखंड में ये सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी भी दामोदर को माना जाता है। ये झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है दामोदर, और सबसे ज़्यादा ये प्रदूषित नदी भी झारखंड की है, उसे हम लोग दामोदर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं।
स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा जो है वो नगड़ी से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर पठार रांची में है। नगड़ी एक जगह है जो कि रांची में पड़ता है, उसी से स्वर्ण रेखा जो है वो निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं ये गिरती कहाँ, तो ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी नदियों को देखे तो वो किसी ना किसी नदी में मिल रही थी, लेकिन बंगाल की जो खाड़ी है ये बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और स्वर्ण रेखा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो काकरो नदी, कांची नदी, खरकई नदी, जुमारू नदी, राड़ू नदी और संजय नदी, ये सभी जाकर स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। अपवा क्षेत्र ये रांची से भी बहता है, ये जमशेदपुर में भी है, ये सिंहभूम क्षेत्र में भी होते हुए जाता है। इसका उपनाम जो है वो सुवर्ण रेखा नदी भी बोला जाता है। यहाँ पे आधा सा और यहाँ पे पूरा सा में हरसऊ भी है। सुवर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा ये दोनों एक ही नदी का नाम है। इसकी विशेषता की बात करें तो हम लोग इसकी विशेषता को देख सकते हैं कि क्या क्या स्वर्ण रेखा नदी की विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषता की बात करें तो इसका जो रेत है, यानी कि इसका जो बालू है, उसमें सोना का अंश पाया जाता है। अब सोना का अंश कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें हीरे बड़े बड़े सोने दिख रहे हैं, सोना का बहुत ही माइनर अंश इसमें पाया जाता है। इसी के कारण भी इसका नाम क्या है, स्वर्ण रेखा नदी बोला गया है। यह झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और ये झारखंड से होते हुए बहती है और जाकर कहाँ पे जाती है, फिर ये दूसरे राज्य की बात की जा रही है तो उड़ीसा में ये प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और उड़ीसा से ही जाते हुए ये फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी में झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर गिरती है, यानी कि एक किसी के साथ नहीं गिरती है, अकेला जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके साथ और कोई भी नदियाँ नहीं मिलती है वहाँ पे गिरने के टाइम, ये अकेली ही गिरती है। इसलिए कौन सी नदी है, तो वो स्वर्ण रेखा नदी है। यह रांची में क्या करती है, हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू जो वाटरफॉल है उससे भी रांची में स्वर्ण रेखा नदी ही बनाती है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना हुआ है ये हुंड्रू फॉल। जबकि इसकी सहायक नदी है जो कि राड़ू नदी है, वो जोन्हा नाम का एक स्थान है, वहाँ पे जोन्हा या गौतम धारा जो वाटरफॉल है उसे बनाती है। इसी की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, राड़ू नदी। वो क्या है कि जोन्हा फॉल, जिसे हम लोग गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करती है, और ये किस जगह पे, जोन्हा नाम का एक जगह है वहीं पे। उसी प्रकार से कांची भी क्या है, कांची दसम जल प्रपात का निर्माण करती है। कांची भी क्या है, ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, वो दसम जल प्रपात का जो है वो निर्माण करती है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि स्वर्ण जो रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी किस, इस पर कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, तो इस पर बना हुआ है हुंड्रू वाटरफॉल। उसी प्रकार हम लोग देखें तो राड़ू जो नदी है, राड़ू नदी जो है उस पर कौन सा बना हुआ है, तो उस पर बना हुआ है जोन्हा वाटरफॉल या गौतम धारा वाटरफॉल। और उसी प्रकार हम लोग देखें तो कांची नदी एक है, कौन सी नदी है, कांची नदी। कांची नदी पे कौन सा बना हुआ है, तो कांची नदी जो है उस पर बना हुआ है दसम वाटरफॉल बना हुआ है। तो तीनों वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें कौन सा वाटरफॉल कौन सी नदी पे बना हुआ है। अब राड़ू नदी जो है वो तोरांग रेलवे स्टेशन जो कि सिल्ली नाम का एक जगह है उसके दक्षिण में है, उसके पास स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। राड़ू नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है स्वर्ण रेखा नदी से, तो तोरांग रेलवे स्टेशन के पास मिलती है, जो कि सिल्ली का दक्षिण में पड़ता है तोरांग रेलवे स्टेशन। अब हम लोग देख लेते हैं बराकर नदी के बारे में। तो बराकर नदी जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बराकर नदी जो है, बराकर नदी की बात करें तो ये हजारीबाग का जो पठार है वहाँ पे एक पद्मा जगह का नाम है, वहाँ से ये बराकर नदी निकलती है और ये जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। क्योंकि हम लोग इससे पहले देखे कि बराकर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की, इसलिए जाकर किस में मिलेगी, दामोदर में मिलेगी। और इसकी बराकर की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है।
और यह हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से गुजरती है। इसकी बात करें तो इसमें बौद्ध व जैन साहित्यों में भी इसका नाम जो है, उल्लेख जो है वो बराकर का वो मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है, तो वह नदी है बराकर नदी। और इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर जो है स्थित है। इसी नदी के तट पे देखें तो गिरिडीह में हम लोगों को जैन मंदिर मिल जाएगा और मैथन के पास जो है वो कल्याणेश्वरी मंदिर मिल जाएगा। तो कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है? मैथन में है। और ये किस नदी के तट पर है? तो बराकर नदी के तट पर है। उसी प्रकार जैन मंदिर गिरिडीह का किस नदी के तट पर है? तो वो बराकर नदी के तट पर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दक्षिण कोयल नदी के बारे में। तो इससे पहले हम लोग उत्तरवर्ती दिशा में बहने वाली नदी जो थी उसका नाम था उत्तरी कोयल। उसका नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तरी कोयल यानी कि उत्तरवर्ती नदी है। और ये दक्षिण कोयल है यानी कि दक्षिणवर्ती नदी है। ये जो है वो कहाँ से निकलती है? ये नगड़ी से निकलती है जो कि रांची में पड़ता है। और ये शंख नदी उड़ीसा की जो शंख नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और दक्षिण कोयल जो नदी है इसमें कौन कौन सी नदियाँ जो है आकर मिल जाती है? तो इसमें जो है वो कारो नदी मिलती है, उसरी नदी मिलती है और बरसोती नदी मिलती है। यानी कारो, उसरी, बरसोती ये तीनों दक्षिण कोयल में मिलती है। और ये लोहरदगा से, गुमला से, पश्चिम सिंहभूम से और रांची से ये जगहों से ये जाकर गुजरती है। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी की बात करें तो ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ जो कि बहुत फेमस पहाड़ है, यहाँ आप लोग जाइएगा तो यहाँ आप लोग को बंदरों का झुंड मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप लोग अपने जब भी जाइएगा तो यहाँ अपने सामानों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाइएगा। तो यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर कहा वहीं से निकलती है क्या? मयूराक्षी नदी। और ये जाकर हुगली नदी में गिर जाती है जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की नदी है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी के बारे में कि इसकी कुल लंबाई क्या है। तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है हमारा 250 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 250 किलोमीटर। और इसमें जो नदियां आकर मिलती है वो है धोवाई नदी, टिपरा नदी, भामरी नदी, पुशरो नदी, दौना नदी। ये सभी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। ये दुमका से होकर गुजरती है, साहिबगंज से, देवघर से और गोड्डा से गुजरती है। इसका उपनाम क्या है? मोर नदी और मोतीहारी नदी। यानी कि मयूराक्षी जो नदी है उसको हम लोग मोर नदी भी बोलते हैं और मोतीहारी नदी भी बोलते हैं। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। यानी कि नौगम्य नदी बोलने का मतलब है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें हम लोग क्या है? नाव चला पाते हैं। यानी कि नौका का हम लोग नौकायान कर पाते हैं, नाव इस पे चल पाती है। क्योंकि बाकी जितनी भी नदियां हैं उसमें पठार पहाड़ों से निकलने के कारण क्या है? उसमें नाव चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो कि मयूराक्षी है जिसमें हम लोग नाव जो है वो चला पाते हैं। और यह जो नदी है वो कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। और इसी नदी पे क्या है? एक बांध भी है जिसका नाम है मसानजोर बांध। और इसे किसकी सहायता से बनाया गया है? कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें कि जो मसानजोर नाम का बांध है वो मयूराक्षी नदी पे है। और ये किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो वो कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मानी नदी को, कि ब्रह्मानी नदी के बारे में कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मानी नदी जो है ये हमारा दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ये जितनी भी अभी हम लोग नदियाँ पढ़ रहे हैं वो दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, इसलिए ध्यान रखें। ये जो है वो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और जाकर हुगली पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका कवर किया जाता है इसके द्वारा। इसकी सहायक नदी में दो है, एक है गुमरो, एक है एरो। ब्रह्मानी नदी जो है उसमें दो सहायक नदियाँ, एक है गुमरो, एक है एरो।
ये दुमका से होकर जाती है, साहेबगंज से, देवघर से और गोड्डा से होकर ये बहती है। नेक्स्ट है हम लोग का शंख नदी। नेक्स्ट क्या है? शंख नदी। तो शंख नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो शंख नदी जो है वो चैनपुर गुमला से निकलती है और दक्षिण कोयल में जाकर मिल जाती है। यानी कि जहाँ पे मिल रही है तो क्या है, वो उसकी सहायक नदी भी बन जाती है। तो यानी कि दक्षिण कोयल की सहायक नदी क्या है? शंख नदी हो गई। और शंख नदी का वही मुहाना भी हो जाता है। तो मुहाना जो है वो दक्षिण कोयल नदी है और ये 240 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है और यह गुमला से होकर गुजरती है। यह नदी जो है वो अपने उद्गम के बाद बहुत ही ज़्यादा सकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है। ये जो नदी है, जब इसका उद्गम होता है यानी कि जब ये निकलती है तो ये बहुत ही पतली सी और एकदम बहुत ही पतली और एकदम गहरा एक खाई का जो है वो निर्माण करती है। गुमला ज़िले में यह नदी जो है वो सदनी घाघ जलप्रपात का भी निर्माण करती है। जब ये गुमला से बहती है तो यहीं से क्या है, सदनी घाघ जलप्रपात का जो है वो निर्माण करते हुए जाती है। तब जाकर ये दक्षिण कोयल में जो है वो मिल जाती है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का अजय नदी। अजय नदी के बारे में हम लोग देखें तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मुंगेर, बिहार में। अजय नदी झारखंड की नदी में आता है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिहार के मुंगेर जगह से होता है। और यह जो है जाकर भागीरथी में मिल जाती है, जो कि कटवा पश्चिम बंगाल में है। और कुल इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो एक है पथरो नदी, एक है जयंती नदी। और इसका अपवा क्षेत्र की बात करें तो ये देवघर, दुमका, जामताड़ा ये 3 जगह से गुजरती है। लेकिन इसका उद्गम जो है वो झारखंड में नहीं है, ये आप लोग याद रखें। अजय नदी जो है उसका उद्गम झारखंड में नहीं है, इसका उद्गम क्या है? बिहार में है। इसका उद्गम कहाँ है? बिहार में है। तो इसलिए आप लोग याद रखें कि इसका उद्गम जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट है गुमानी नदी। गुमानी नदी के बारे में हम लोग देखें तो गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। और जब हम लोग छोटा नागपुर देखें, झारखंड का मैप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि राजमहल पहाड़ी जो है वहाँ कहाँ पे स्थित है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से ये निकलती है। और ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल का गंगा नदी, जहाँ पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो बहती है वहीं पर जाकर ये गुमानी नदी मिल जाती है। गुमानी नदी से गा याद रख सकते हैं आप लोग, गुमानी और गंगा। इसकी सहायक नदी का नाम है मेरेल। कौन सी सहायक नदी है गुमानी की? मेरेल है। और ये साहेबगंज और गोड्डा से होती हुई जाती है। और इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जो है वो बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि बांसलोई कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ी से। लेकिन अगर दे दिया जाए कि बांसलोई जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो उसमें बांसलोई पहाड़ी ना देकर दे दिया जाए दुमका, पाकुड़, छत्तीसगढ़, गोड्डा, तो उसमें से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसलिए गोड्डा हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अरेजिया के गंगा नदी में ही जाकर ये मिल जाती है, जहाँ पे गुमानी नदी मिलती है वहीं पे ये बांसलोई नदी भी जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तंजना नदी के बारे में। तंजना नदी जो है उसके बारे में, तंजना नदी जो है वो बुंडू तमाड़ रांची से निकलती है और ये कारो नदी में जाकर मिल जाती है। ये रांची से खूंटी से होते हुए गुजरती है। इस नदी के अपवा जो क्षेत्र है उसमें खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ये तंजना नदी है उसका जो अपवा क्षेत्र है, जहाँ अपवा क्षेत्र कौन सा है? रांची और खूंटी, यहीं से क्या है, असुर सभ्यता के कुछ अवशेष भी मिले हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि असुर सभ्यता, असुर के जो लोग थे वो तंजना नदी के किनारे वो लोग पहले क्या वास करते थे, रहते थे। तो उनका जो अवशेष है वो इसी नदी के किनारे मिला है। इसी नदी के जो अपवा क्षेत्र हैं रांची, खूंटी, उसी के पास से। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट हम लोग का है कांची नदी। कांची नदी के बारे में हम लोग देखते हैं तो कांची नदी जो है वो तमाड़ से निकलती है, जो कि रांची में पड़ता है। और ये स्वर्ण रेखा नदी मूरी में मिल जाती है। ये रांची और खूंटी से, ये भी रांची और खूंटी से ही गुजरती है। अब नेक्स्ट है रोरो नदी। रोरो नदी की बात करें तो ये
चाईबासा से निकलती है और कारो नदी में क्या है, गिरती है। और इसका कुल जो लंबाई है वो 58 किलोमीटर है और यह पश्चिम सिंहभूम में इसका अपवा क्षेत्र है, यानी कि पश्चिम सिंहभूम से होकर यह गुजरती है। इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है, यानी कि जो रोरो नदी है हमारी, उसी के तट पर हम लोग को चाईबासा शहर भी देखने के लिए मिलता है। तो पूछ लिया जाए कि चाईबासा शहर किस नदी के तट पर बसी हुई है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, रोरो नदी के तट पर हम लोग का जो चाईबासा शहर है वो बसी हुई है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि चाईबासा जो है वो रोरो नदी के तट पर बसी हुई है। देखिए, जब हम लोग आ लिखे तो इसमें उल्टा सी लिख दें तो ये रोरो नदी से, ऐसे करके आप लोग कुछ भी करके याद रख सकते हैं कि चाईबासा जो है वो रोरो नदी से, कोई भी रो रहा है तो उसको चाय पिला दीजिए। तो चाईबासा जो है वो रोरो नदी के तट पर ही बसा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैप भी है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा मैप है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि सारी नदियों के बारे में क्या है, दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नदियों के बारे में हम लोग अभी पढ़े, उसमें से सोन नदी है, यहाँ पे पुनपुन नदी है, फल्गु नदी, ये सभी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। उत्तरी कोयल नदी है। तो ये सभी देख रहे हैं, उत्तर डायरेक्शन में आप लोग को दिखाया गया है। उसी तरह हम लोग आगे देख सकते हैं इधर कि गुमानी नदी है, बांसलोई नदी है, अजय नदी है, मयूराक्षी है। मयूराक्षी को हम लोग और किस नाम से जानते थे, तो मोर नदी के नाम से भी जानते थे। और बराकर नदी है, दामोदर है, फिर यहाँ स्वर्ण रेखा है, कारो है, दक्षिणी कोयल नदी है। ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये सभी नदियाँ आप लोग को, एक सिलाई नदी भी है, यहाँ आप लोग देखते हैं, ये झारखंड से लेकिन बाहर है, सिलाई नदी है। तो ये सभी नदियाँ को आप लोग मैप में भी एक बार अच्छे से देखिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को क्या कर दें, सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को दूसरों तक भी शेयर कर दें। इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक आगे मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।